Hello and welcome to this special broadcast on India Today. We are well into election season. The first phase of polling is over. Our consulting editor Rajdeep Sarnasai is out on shoot, so you find me here. So this evening, I will be playing his replacement. And in the next half hour, let's introduce you to the warriors on the battleground, in the battlefield for the biggest electoral festival, political cliche. Let's first take you on the campaign trail with Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra. Earlier this week, she was in Uttar Pradesh's Saharanpur. My colleague Maushmi Singh caught up with her. चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे। इंदिरा जी के बारे में मोदी जी न बोली। हिंदू धर्म को वो मानती थी, हम सब मानते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी मानती है। सत्ता के लिए विधायकों को खरीदेंगे, सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे। You can see Priyanka Gandhi campaigning along with Imran Masood right behind us. The entire cavalcade moving through a busy market of Saharanpur. Samajwadi Party flags, Congress flags, a lot of sloganeering and a lot of music is what we are seeing rolled out. We've seen in the past Imran Masood has been pitched against Wajid Ali of the BSP and Raghav Lakhanpal who defeated him in 2014. Interesting battle. The Rajput community, you can see turbans here supporting Imran Masood in patches. One will have to wait and see how this really rolls out. तरफ से राम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी राम की बात कर रहे हैं, राम आएंगे और पूरा उस तरीके से। क्या राम सियासत में आने चाहिए? राम देखिए, राम एक ही है। असल राम भक्त है। असल राम भक्त वो है जो सत्य के पथ पर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वही राम भक्त है जो सत्य को पकड़ता है और सत्य के पथ पर चलता है। जहां तक मैं देख रही हूं, भाजपा की सरकार ने एक सत्य का पथ नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने सत्य नहीं आ रहा है। और मैं इतना कहूंगी कि मोदी जी के सामने भी इस देश की सच्चाई आज दिख नहीं रही है उनको। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और मुझे ताज्जुब होता है कि 10 सालों के लिए सरकार में रहे हैं, इनके पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू कहते हैं कि इस देश, पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं। ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए, महंगाई क्यों नहीं घटाई? इतनी सत्ता है तो देश की भलाई का काम क्यों नहीं किया? मतलब जो जन जन की भलाई का काम है वो क्यों नहीं किया? पर उल्टा आप पर बोला जाता है, कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस विकृत हो गई है। जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनके साथ इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, उन्होंने ये भी जिक्र किया। रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी में? चाहे हमारी परिवार के बारे में, चाहे हमारी पार्टी के बारे में, हमेशा इनका यही आक्रमण होता है और झूठा है। चाहे इन्होंने हमारी देशभक्ति पर आक्रमण किया,
हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, इसका क्या मतलब है? हमको कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हमारी ईमानदारी पे उंगली उठाते हैं, कर रहे हैं 10 सालों से। अब बचा क्या है? हमारे धर्म पे भी उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धार्मिक नहीं है। बचा क्या है? लेकिन ये सब बातें अलग हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहें, हम सेवा करते रहेंगे। चाहे हमारे परिवार के सदस्य शहीद हों, हम सेवा करते रहेंगे। चाहे हमें संसद से निकाल दें, हमारे घर ले लें, हम पे आरोप लगाएं, हम पे केस लगाएं, हमको भ्रष्ट कहें, हम लड़ते रहेंगे। इंदिरा जी के बारे में मोदी जी ना बोले, क्योंकि इंदिरा जी के बारे में हम जानते हैं उनका धर्म क्या था। इस देश का जो धर्म है, देशभक्ति का धर्म है, देश के लिए शहीद होना, ये उनका धर्म था। ठीक है, और किसी का हक नहीं है कि उन पर उंगली उठाएं, किसी का हक नहीं है कि उन पर सवाल उठाएं कि वो रुद्राक्ष पहनती थी या नहीं पहनती थी। हिंदू धर्म को वो मानती थी, हम सब मानते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी मानती है। सोनिया गांधी के लिए भी कंगना रनावत कहती है मुझे दया आती है उनके बच्चों पर। अब देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको हम पे दया हो रही है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनावत जी की भी बकवास को मैं जवाब दूं क्या? ये तो इनका काम है, करते रहेंगे, इन्हें ध्यान भटकाने। मोदी की गारंटी। आपका काम और मेरा काम है कि हम देश का ध्यान चुनाव के जो असली मुद्दे हैं उस पर रखें। मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, कौन सी गारंटी चलेंगी? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं मोदी की गारंटी। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए हर जने के खाते में आएंगे। आए बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 10 साल हो गए, आए 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो उन्होंने डिलीवर किया है? रोजगार दिलवाए? देखिए, वो लगातार जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों को 6,000 रुपए देना हो। बोलने दीजिए। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसने शुरू की? ये क्या यूपीए में शुरू हुई कि एनडीए में शुरू हुई? दीजिए जवाब। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16,000 करोड़ माफ करेंगे और गरीबों को आप देंगे 5 किलो राशन, और गरीब को आप कहेंगे इसी में काम चलाओ तुम, और उनको नहीं कह रहे हैं कुछ। आप गरीबों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं। उनको आपने हवाई अड्डे पकड़ा दिए, बंदरगाह पकड़ा दिए। ये कौन सी स्कीम है? ये कौन सी सफल स्कीम है? इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। इसीलिए आज यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी। ये सब फिजूल की बातें हैं। This is Mosmi Singh in Saharanpur with video journalist Pradeep for India Today. Well, earlier this week also, Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia filed his nomination from Guna in Madhya Pradesh. My colleague Ravish Pal Singh spent the day with him on the campaign trail, trying to figure out how the aviation minister is navigating the poll mood to win Guna. Jyotiraditya Scindia lost Guna on a Congress ticket in 2019. Take a look. सर, एक टैगलाइन आप लोगों ने दी है, मोदी की गारंटी, सिंधिया की मेहनत। 5 साल बाद आपकी परंपरागत सीट पे एक बार फिर से आप सामने हैं, तो ये टैगलाइन कितना असर करने वाली है इस बार के चुनाव में, खासतौर से उस सीट पे जहां सिंधिया परिवार ने कई सौगातें दी है इस संसदीय क्षेत्र को? हमारा एक सफर है विकास का, प्रगति का, जन कल्याण का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नई करिश्माएं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हो पाई हैं, जहाँ हर गरीब के घर में राशन उपलब्ध हो रहा है, हर महिला के लिए एक चूल्हा और गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, हर किसान के लिए सम्मान निधि उपलब्ध हो रही है, और अनेक ऐसी योजनाएं। और वहीं राष्ट्र स्तर पर अधोसंरचना का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, चाहे हाईवेज के क्षेत्र में हो, रेलवेज के क्षेत्र में हो, हमारे मंत्रालय नागर विमानन क्षेत्र में हो। प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक सफर पर शुरुआत कर ली है। वो सफर निरंतर रहे, वो सफर आशा और अभिलाषा का सफर पूर्ण संकल्प के साथ आगे बढ़े,
इसी आशा और अभिलाषा के साथ जनता के समक्ष हम लोग हैं। 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने तो मैच फिक्सिंग कर ली है। जैसे आपको कैसे पता 400 पार सीटें आएंगी? जिनकी स्थिति वही है, उनके लिए खट्टे अंगूर की स्थिति होती है। कभी कांग्रेस ईवीएम के ऊपर दोष देती है, कभी कांग्रेस मैच फिक्सिंग के ऊपर दोष देती है। कठिनाई है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से आज बैंकरप्ट हो चुकी है और अंदर देखने के बजाय आरोप और प्रति आरोप में कांग्रेस व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी देश के विकास और प्रगति का राह पूर्ण रूप से सशक्त करने के लिए व्यस्त है। कांग्रेस कहती है 384 कैंडिडेट खड़े कर दो एक सीट पे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे, ईवीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिग्विजय सिंह जी ने भी ये बयान दिया। शायद उनको यही करना चाहिए था हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में। अभी इस वक्त जो पूरा माहौल है वो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी जमकर आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो उन अफसरों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी। राहुल जी की गारंटी बार बार जनता के समक्ष जाती है और जनता मोदी जी की गारंटी को अपनाती है। जिस पार्टी ने और जिस गठबंधन ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा इस देश में पहुंचा दिया और आज उसकी सजा उस गठबंधन को मिल रही है, किस आधार पर जनता के समक्ष जाएंगे? सारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना कार्य कर रही हैं और उस कार्य के आधार पर जो गुनाहगार है उसको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं हेडलाइन नहीं, मैं डेडलाइन के लिए काम करता हूं। डेडलाइन को लेकर के कितने गंभीर रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? सदैव हर कैबिनेट मीटिंग में उनका एक ही प्रश्न है, 100% सैचुरेशन हुआ है कि नहीं, एक एक लाभार्थी को हर योजना का लाभ मिला है कि नहीं। उस अंत तक, उस संकल्प तक जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री रुकेंगे नहीं, प्रधानमंत्री झुकेंगे नहीं, अपने पथ पर अग्रसर होंगे और भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर करेंगे। एक आखिरी सवाल आपकी सीट से, आप जब 2019 में थे तब बीजेपी ने यादव उम्मीदवार उतारा, अब आप बीजेपी से हैं तो कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार उतारे, कैसे कोई फर्क पड़ेगा? हर पार्टी स्वतंत्र है अपना उम्मीदवार उतारने के लिए, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में चुनाव से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। सभी प्रत्याशियों का स्वागत है और जो जनता के दिल में समाया जाएगा वही प्रत्याशी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। From Madhya Pradesh, let's move over to Bihar. Pappu Yadav is now contesting election as an independent from Purnia because he didn't get the ticket from the Mahagathbandhan there. My colleague Rohit Singh spent the day on the campaign trail with the strong man of Bihar politics. पप्पू यादव का जबरदस्त जो है प्रचार प्रसार इन दिनों पूर्णिया के गांव-गांव और टोलों में जो है वो चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव सुबह से लेकर देर रात तक इसी तरीके से गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पप्पू जी, पूर्णिया से काफी सालों के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी यहाँ से आप निर्दलीय 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वापस अपने क्षेत्र में लगता है वापस आए हैं फिर? नहीं, क्षेत्र में नहीं, कभी हमने क्षेत्र तो घर की बात है, मधेपुरा भी घर, कोसी और सीमांचल में लीडरशिप नेतृत्वहीन हो गया। ललित नारायण मिश्रा जी, भूपेंद्र बाबू, बीपी मंडल, वैसे आप कहेंगे तो फनीसर रेणु जी की ये धरती रही। चुनाव की बारी आती है तो जात पात हो जाता है, हिंदू मुसलमान होने लगता है, गठबंधन की बात होने लगती है। और आज भी इस देश में आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र जी मोदी जी 4 लोकसभा में 4 बार आ चुके हैं। एक पीएम का 4 बार आना हर लोकसभा में और एक एक व्यक्ति को जोड़ करके गठबंधन। एक तो इसको 2 पहलू देखिए, एक जिद भी देखिए और दूसरा पहलू है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीएम साहब लोकसभा बाज गए हों। कांग्रेस पे लड़ते लड़ते अब निर्दलीय पे आ गए हैं, तो मुकाबला तो अब एक तरीके से ट्रायंगुलर हो गया है ना। आपको तो 2-2 जगह से लड़ना है, एक जेडीयू के उम्मीदवार से भी लड़ना है, एक महागठबंधन की बीमा भारती है उनसे। मेरी लड़ाई दिल्ली पटना वालों से,
मेरी लड़ाई कोसी सीमांचल की जनता जो है ना, वो मेरे लिए भगवान की तरह, वो और यह इलाका मेरे लिए मेरी माँ और बेटे का रिश्ता है। आप लड़ तो रहे हैं निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस का समर्थन है आपको पीछे पीछे, पर्दे के पीछे? भैया आप हमें यहाँ पार्टी पौवा नहीं है, यहाँ विचारधारा है, व्यक्ति है। यहाँ पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन होंगे, ये मैटर नहीं है। यहाँ बेटा कौन है ये मैटर है, उसका काम कौन करेगा वो मैटर है। तो अगर आप जीत भी जाएंगे तब तो कांग्रेस में ही आप मतलब मान लीजिए चले ही जाएंगे? देखिए मैं एक बात को मान के चलिए कि पहले आप जीतने दीजिए, आशीर्वाद होने दीजिए, और जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी जी का मेरे प्रति विश्वास है और ब्लेसिंग है, तो निश्चित रूप से उस रिश्ते को कायम तो हम रखेंगे। लालू प्रसाद से क्या मतलब अभी भी मन मुटाव नहीं रह गया है आपके साथ जो किया उन्होंने? नहीं, मेरा कोई मन मुटाव नहीं रहता है। लालू जी संकट में होंगे, कोई अभी भी लालू जी को परेशान करने की बात करेगा तो मैं साथ खड़ा रहूँगा। एक रिश्ता यहाँ एस्टेब्लिश हो गया, घर घर बेटा और माँ का रिश्ता यहाँ दिख रहा है। रिश्ते के बीच किसी भी तरह का जात पात, हिंदू मुसलमान नहीं होता है, कोई धर्म की राजनीति नहीं होती है। Namaskara, sir. I remember meeting you 1 year ago here itself. That time you were fighting against BJP and Congress. Today you have tied up with BJP. What does this mean? You are being opportunist. You want to tie up with BJP to keep JDS alive. It is not a opportunistic politics. Several times, several decisions made by several parties, even leaders. Because after the assembly election, both the parties realized in the assembly election, BJP also seriously taken that election. They fight against us also. After the election result, BJP senior leaders also realized here to fight against Congress, it is required that both the parties come together. For that reason only people also feel like that. Sir, but they called you corrupt that time. They said father and son party. They made all kinds of allegations. No, several times, brother. This kind of allegations in politics is common. You see. So what is the basis for this alliance? No, this alliance is not to get some personal benefit. My aim is several problems you are facing, even several issues in front of central government. From last 40 years, that problems up till now they have not settled. We join hand with BJP to solve the problems which we are facing from last 40 years. Because our party is small party. We can't come cover power on our own. If we join hand with BJP, I think entire country move. So you are not worried BJP will swallow you up? No, they can't swallow us. Our strength is... JDS will remain. It will be remain. We are not going to give any scope for any party to swallow our party. So you are not doing this under compulsion, under pressure? No pressure. With confidence from both the parties, mutual understanding, we come to an alliance. Here, this alliance actually, in 2006, we already had an experience with Yadurappa ji. Sir, but you have tied up with Congress in 2018, now with BJP. You are going in any direction whenever you get power. That was the mistake. That was a mistake. That was the mistake. At that time also, Narendra Modi ji, he personally called me. Then he advised me 1.5 hours. You are doing good work, but because of Congress hurdles, you are not getting any good name. I know your work. So Congress is your main enemy now. There is no
undisputed Congress are the enemies, not only enemies, they wanted to finish our party in this Karnataka. Sir, but you call yourself Janata Dal secular. You are tying up with BJP. What is the secular means? What Congress people, friends are doing, every corner of the state, they are raising the caste issue only. They are encouraging caste, one side. One side they are telling they are the secular. I will ask you one last time, sir. When I met you 1 year ago, your main enemy that time was both BJP and Congress. Now you are saying main enemy is Congress. You have changed or politics has changed? No, politics change. People's decision is different now. They wanted the alliance in Karnataka. Voters are wanted alliance with BJP. For that, actually, I have decided. I have got Vijendra ji also, the BJP state president. Nice to see you, Vijendra ji. You tell me, this alliance, people are saying, you were attacking Kumaraswamy's party only 1 year ago, calling them corrupt, saying father and son party. Now you have joined hands. See, the question is, today our former Prime Minister Devegowda ji, his stand is pretty clear. Looking at Prime Minister Narendra Modi ji's government in last 10 years, the way Modi ji has delivered in the interest of the nation, even Devegowda ji wants Narendra Modi ji as the Prime Minister for one more term. Hence, Bharatiya Janata Party and JDS Party, both we have come together here in Karnataka. So you have forgotten all local issues. You want Modi ji in Delhi. Nation first. Nation first you are saying. So you have forgotten all allegations you have made of the past. Forget allegation. Our priority is BJP should come back to power at the center under the dynamic leadership of Modi ji. So forgotten all our past differences, we have come together. And who is driving the alliance? Vijendra ji or you? Who is the driver? And who is in the back seat? It's Modi ji. Modi ji. Power of Modi ji is driving both BJP and JDS. Okay. Power of Modi ji is driving your alliance.